नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। देश भर में आज राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बच्चों को प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है। इस वर्ष 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 बच्चों का इस सम्मान के लिए चयन किया गया है। पीएम मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। पीएम कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता भी उपस्थित रहेंगे। वीर बाल दिवस का उद्देश्य श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के असाधारण साहस और सर्वोच्च बलिदान के बारे में लोगों को बताना और शिक्षित करना है। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर का दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, ताकि साहिबजादों की शहादत को सदा याद रखा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की भावना से आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करना और भविष्य की नीति निर्माण के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत करना है। 2 दिवसीय सम्मेलन में होने वाली चर्चा और विचार विमर्श का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी मुद्दों से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुभवों को साझा करना है। सम्मेलन में आतंकवाद वित्तपोषण नेटवर्क को बाधित करने के टूल्स, तकनीक और केस स्टडी, भविष्य के लिए आतंकवाद विरोधी रणनीतियों का निर्माण और उभरते राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमताओं के निर्माण पर सत्रों को भी शामिल किया गया है। बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार राजबाड़ी जिले के पांगशा जिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति की हत्या पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और आज की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में सलीम नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने गैर मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार करने का आरोप लगाया। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर सभी धर्मों और समुदाय के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि बांग्लादेश के लोग इस अंधकारमय काल को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपूदास की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दीपूदास के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उनके परिजनों के साथ वीडियो कॉल पर बात की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद लंदन से अपने देश लौट आए हैं। तारिक ने स्वागत में उनकी बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी ने 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे। ढाका पहुंचने पर रहमान ने पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए देश में लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश सभी धर्म के लोगों का है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को सम्मान देने के लिए आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। बिहार के पटना में गुरु गोबिंद सिंह जी के 359वें प्रकाश पर्व से पहले तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। देश भर में आज राष्ट्रीय स्तर पर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोबिंद सिंह जी, माता गुजरी और वीर साहिबजादों की शहादत का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के वीर साहिबजादों ने अल्पायु में ही धर्म व देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिए, वैसा उदाहरण इतिहास में विरल है। इंडोनेशिया में आई विनाशकारी सुनामी को आज 21 साल हो गए हैं। 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी की वजह से लगभग 2,28,000 लोगों की जान चली गई थी और करीब $10 अरब का नुकसान हुआ था। केंद्र सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। 15 अक्टूबर 2007 में भारत ने अत्याधुनिक सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर की शुरुआत की। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सेंसर और ज्वार मापने के यंत्र लगाए गए। वहीं सैटेलाइट फोन
एसएमएस और ईमेल के जरिए अलर्ट भी भेजा जाता है। इसरो ने मजबूत संचार व्यवस्था सुनिश्चित की ताकि कोई भी चेतावनी समय पर पहुंच सके। नए साल से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने भीड़ के दृष्टिगत एडवाइजरी जारी की है। स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल को स्थगित किया गया है। गुजरात के कच्छ में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप सुबह करीब 4:30 बजे दर्ज किया गया। देश के बड़े हिस्से में सर्दी का सितम जारी है। ठंड और कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने दिल्ली, असम, मेघालय, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हरियाणा, झारखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और शीतलहर का भी अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर में चिल्लई कलां के चलते भीषण सर्दी पड़ रही है। गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। सर्दी से निजात पाने के लिए लोग कांगड़ी का सहारा ले रहे हैं। अयोध्या में ठंड और शीतलहर जारी है। आईएमडी के अनुसार आज शहर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं हवाई उड़ानों पर भी इसका सीधा असर देखा जा सकता है। गुवाहाटी में घने कोहरे की वजह से उड़ानों की आवाजाही धीमी हो गई। वहीं कुछ मार्गों पर हवाई उड़ान में थोड़ी देरी हो सकती है। असुविधा से बचने के लिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के लिए निकलने से पहले एक बार नवीनतम उड़ान स्थिति चेक कर लें। क्रिसमस और नववर्ष के उत्सव के दौरान शिमला में 9 दिवसीय शीतकालीन कार्निवल का शुभारंभ हुआ। कार्निवल में लोक गायकों, रॉक बैंड से लेकर सूफी संगीतकारों और बॉलीवुड पार्श्व गायकों तक लोकप्रिय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। राजधानी की सर्द सुबह में कर्तव्य पथ पर देशभक्ति का जज्बा जोश से लबरेज नजर आया। सशस्त्र बलों के जवानों ने 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल पूरे जोश और अनुशासन के साथ की। ग्रामीण रोजगार की तस्वीरें बदलने वाली एक नई पहल गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसे श्रमिक मनरेगा से अलग और अधिक प्रभावी मान रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत गांव में रहने वाले श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार, सीधे बैंक खाते में मजदूरी और पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। योजना की एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसमें स्थायी ग्रामीण संपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गांव का विकास भी हो रहा है और रोजगार भी मिल रहा है। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में तालोजा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम क्षेत्र में एक केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। किम्बरली प्रक्रिया की पूर्ण बैठक में भारत को 1 जनवरी 2026 से किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता संभालने के लिए चुना गया है। किम्बरली प्रक्रिया एक त्रिपक्षीय पहल है, जिसमें सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग और नागरिक समाज शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया गुजरात के वटवा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के नए बने भविष्य निधि भवन का उद्घाटन आज करेंगे। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे आज से लखनऊ के विजय खंड गोमतीनगर में 5 दिन का फिल्म एस्पिरेशन कोर्स आयोजित करने जा रहा है। रेल यात्रियों के किराए में बढ़ोतरी और नई किराया दरों को लेकर रेलवे बोर्ड ने जानकारी दी है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सूचना एवं प्रचार दिलीप कुमार ने कहा कि 25 दिसंबर की मध्य रात्रि से नया किराया दर लागू है। उपनगरीय ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है और सीजन टिकट के दाम भी पहले जैसे ही रहेंगे। इसके अलावा यात्री ट्रेनों में 215 किलोमीटर तक की यात्रा के किराए में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर साधारण श्रेणी के किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी श्रेणियों और सभी ट्रेनों की एसी श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। ओडिशा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में टॉप माओवादी सरगना गणेश वीके समेत 6 अन्य को ढेर कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के सीएम स्वर्णा प्रदेश लक्ष्य के तहत एक स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल आंध्र प्रदेश के निर्माण की दिशा में कदम उठा रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर ओडिशा के पुरी से एक खास तस्वीर सामने आई, जहां कला और संदेश ने मिलकर विश्व रिकॉर्ड रच दिया। पुरी के लाद्री बीच पर बनाए गए एप्पल एंड सेंटा क्लॉज इंस्टॉलेशन ने नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है।
इस अनोखी कलाकृति को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया ने आधिकारिक मान्यता दी है। करीब 1.5 टन सेब से तैयार इस विशाल सेंटा क्लॉज की लंबाई 60 फीट, चौड़ाई 45 फीट और ऊंचाई 22 फीट है। दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और 2 नेताओं पर केस दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार कुछ दिन पहले आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो साझा किया गया था। इस वीडियो में सेंटा क्लॉज को मजाकिया तरीके से दिखाया गया, जिस पर दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली थी। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में यहां हम रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर अभूतपूर्व मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया, जिसका विषय था निवेश से रोजगार, अटल का संकल्प, उज्जवल मध्य प्रदेश। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1655 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया, जिनमें 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। इन परियोजनाओं से करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। गृह मंत्री ने इसे अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन और राष्ट्र निर्माण के सपने को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के माध्यम से 63,800 से ज्यादा रिफंड से जुड़ी शिकायतें सुलझाई गईं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उपभोक्ता न्याय को आसान, तेज और पारदर्शी बनाना चाहती है। साल 2025 में 1.4 लाख से ज्यादा उपभोक्ता मामलों का निपटारा किया गया। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की मदद से अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 30 अलग अलग क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 42.6 करोड़ रुपए की राशि वापस दिलाई गई। सुशासन दिवस पर केंद्र सरकार ने पारदर्शी और नागरिक केंद्रित प्रशासन को मजबूत करने के लिए 5 नए डिजिटल सुधार लॉन्च किए। इनमें पूर्व सैनिक आरक्षण कंपेरियम, AI रिक्रूटमेंट टूल, EHRMS 2.0 ऐप, IGOT AI प्लेटफॉर्म और कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब 2.0 शामिल है। गुजरात सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन पर नीतियां जारी की हैं। नीतियों का उद्देश्य राज्य को स्वच्छ ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बनाना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार नवंबर में खुदरा बिक्री पिछले साल की तुलना में 22% बढ़ी। वहीं थोक बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 19% की वृद्धि के साथ 4.1 लाख यूनिट तक पहुंची। इसके अलावा जीएसटी दरों में बदलाव से राज्यों की कमाई भी बढ़ी है। सितंबर से नवंबर के बीच राज्यों को मिलने वाला जीएसटी राजस्व पिछले साल की तुलना में 5% ज्यादा रहा। नवंबर महीने में भारत के इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात बढ़कर 11.01 अरब डॉलर हुआ। यह आंकड़ा चालू वित्त वर्ष में अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। नवंबर 2025 में कुल 34 उत्पाद श्रेणियों में से 32 श्रेणियों में निर्यात बढ़ा है। मोटर वाहन, कारें, जहाज और नाव, कृषि और डेयरी की मशीनरी, बिजली से चलने वाले उपकरण, तांबा और तांबे से बने उत्पादों का निर्यात खासतौर से अच्छा रहा है। GTRI के अनुसार देश के वस्तु और सेवा निर्यात के वित्त वर्ष 2025-26 में 3% बढ़कर लगभग 850 अरब डॉलर तक पहुंचने के अनुमान है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कमर्शियल सेवाएं शुरू की, जो मुंबई के हवाई क्षेत्र और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अपने परिचालन के पहले ही दिन नवी मुंबई एयरपोर्ट ने 9 घरेलू शहरों को जोड़ने वाली 48 फ्लाइट्स का संचालन किया और 4000 से अधिक यात्रियों को सेवाएं प्रदान की।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने खाद्य व्यापारियों को सख्त चेतावनी जारी की है कि वे हर्बल इन्फ्यूजन्स और पौधों के मिश्रण को चाय के रूप में ना बेचें अगर ये कैमिलिया साइनेंसिस से प्राप्त नहीं होते हैं। KNR कंस्ट्रक्शन ने 4 राजमार्ग विशेष उद्देश्य इकाई में कर्ज सहित अपनी 100% हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री के लिए इंडस इंफ्रा ट्रस्ट के साथ शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। सौर समाधान उपलब्ध कराने वाली कैप्टन प्लाइपॉस को महाराष्ट्र में केंद्र की PM कुसुम योजना के तहत 28 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। सेबी ने शेयर बाजार में निवेशकों के लिए आसान डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया की लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। अडानी ग्रुप की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को एनर्जी इंटेलिजेंस की ग्लोबल टॉप 100 ग्रीन यूटिलिटीज में पहला स्थान मिला। भारत का IPO बाजार 2025 में लगातार बना रहा है नए रिकॉर्ड। इस साल अब तक 365 से अधिक IPO के जरिए करीब 1.95 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं, जो 2026 में बने पिछले रिकॉर्ड से भी ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किए। उन्होंने दावा किया कि यह समूह क्षेत्र में ईसाइयों को निशाना बना रहा था। पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेथ ने नाइजीरियाई सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और आगे भी कार्रवाई के संकेत दिए। अमेरिकी अफ्रीका कमांड ने पुष्टि की कि ये हमले नाइजीरियाई अधिकारियों के अनुरोध पर सोबाटो राज्य में किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष के समाधान पर फोन पर बातचीत की। जेलेंस्की ने बताया कि दोनों पक्षों के पास शांति के लिए अच्छे और व्यवहारिक विचार हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रहा है। इजरायली सेना ने लेबनान में ईरान के कुदस फोर्स के एक सदस्य हुसैन मार्शल अल जौहरी को मार गिराया, जो सीरिया और लेबनान के हमलों की योजना बनाने में शामिल था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने डोनेत्स्क क्षेत्र की स्वियातोप्रोव्स्क बस्ती के साथ साथ स्वितले और विसो के गांव पर भी कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने पिछले 24 घंटों में 6 हवाई बम, एक हिमर्स रॉकेट और 472 ड्रोन मार गिराए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अंकारा में सूडान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्राध्यक्ष जनरल अब्देल फतह अल बुरहान से मुलाकात की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंध और सूडान की मानवीय स्थिति पर चर्चा की। तुर्की पुलिस ने इस्तांबुल के 124 स्थानों पर छापेमारी कर IS के 115 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। छापेमारी में कई पिस्तौल और गोला बारूद भी बरामद हुए। चीन ने ताइवान के साथ हुए अमेरिकी हथियार सौदे की आलोचना करते हुए कहा कि सौदे से ताइवान जलद युद्ध का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। चीन ने कहा कि अमेरिका को सभी उकसावे बंद करने चाहिए और अपनी गलत कार्रवाइयों को सुधारना चाहिए। नाइजीरिया के बोर्नो राज्य की राजधानी मेदुगुरी में अल अदुम मस्जिद में शाम की नमाज के दौरान हुआ आत्मघाती हमला। इस दौरान 5 लोगों की मौत, 35 अन्य घायल। बोर्नो के राज्यपाल बाबागाना जुलूम ने हमले की निंदा करते हुए इसे बेहद निंदनीय और अमानवीय बताया और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया। दक्षिण कैलिफोर्निया में भारी बारिश के कारण नदियों में आया उफान, जिससे लॉस एंजलिस काउंटी सहित कई इलाकों में बाढ़ और कीचड़ का बहाव हुआ। प्रशासन ने लोगों को सड़कों पर न निकलने की चेतावनी दी। एंथेसिस थिंक टैंक डायरेक्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में कामकाजी महिलाओं की संख्या दुनिया में सबसे कम। इसका मुख्य कारण संस्थागत कमजोरियां और सामाजिक असमानताएं। भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में होगा। 2-0 से आगे भारतीय टीम की नजर सीरीज पर कब्जा जमाने की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोच अमोल मजुमदार ने कहा, अगले साल होने वाले इंग्लैंड में महिला T20 विश्व कप को ध्यान में रखकर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए किए गए हैं नए प्रयोग। एशिया सीरीज का चौथा टेस्ट आज से मेलबर्न में शुरू। इंग्लैंड ने टॉस जीत गेंदबाजी का लिया फैसला। ऑस्ट्रेलिया को नहीं मिली अच्छी शुरुआत। विजय हजारे ट्रॉफी में आज दिल्ली अपने दूसरे मुकाबले में गुजरात के खिलाफ। एक बार फिर निगाहें विराट कोहली के प्रदर्शन पर। मुंबई की टीम भी आज खेल रही है अपना दूसरा मुकाबला। मुंबई के सामने होगी उत्तराखंड की टीम। मुंबई को रोहित शर्मा से रहेगी बड़ी पारी की उम्मीद। पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 397 रन की बड़ी जीत दर्ज करने वाली बिहार की टीम को आज मणिपुर के खिलाफ मैदान पर।
महान भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार की रिकॉर्ड जीत पर दी मिलीजुली प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धी संतुलन पर उठाए सवाल। सांसद खेल महोत्सव 2025 का हुआ समापन, पीएम ने वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित, पीएम ने खिलाड़ियों के साथ किया संवाद। आज से दोहा में शुरू होगी फिर विश्व रैपिड और बिल्ड चैंपियनशिप। रैपिड राउंड 28 दिसंबर को होंगे खत्म, बिल्ड टूर्नामेंट 29 और 30 दिसंबर को होगा। शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने कहा, उनकी नजर खिताबी जीत पर, पिता बनने या नए खिलाड़ियों के आने से उनकी जीत की भूख नहीं हुई कम। भारतीय गोल्फर मिल्खा सिंह ने 13 साल का इंतजार खत्म करते हुए आईजीपीएल आमंत्रण श्रीलंका टूर्नामेंट जीतकर आईजीपीएल के पहले सत्र का शानदार अंत किया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने कहा, 2036 तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली, देश के पास इतने एथलीट होने चाहिए जिससे मेडल टैली पर शीर्ष तक पहुंचने का लक्ष्य तय हो सके। बेल्जियम के हॉकी खिलाड़ी अलेक्जेंडर हेड्रिक्स ने कहा, अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम खिताब की प्रबल दावेदार। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस फुटबॉल प्रतियोगिता में आज दक्षिण अफ्रीका का सामना मिस से। मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका के कोच ह्यूगो ब्रूस ने कहा, टीम मोहम्मद सलाह या किसी अन्य के बारे में नहीं सोच रही। स्कॉटलैंड के पूर्व फुटबॉलर जॉन रॉबर्टसन का 72 साल की उम्र में हुआ निधन। एस्टन विला और नॉटिंघम फॉरेस्ट क्लब के साथ तय किया था यादगार सफर। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। साल 2025 का आखिरी एपिसोड हम आपको बताएंगे कैसा रहा साइबर खतरों के नजरिए से ये साल, क्या बड़े कदम उठाए गए हैं देश में इन्हें नियंत्रित